Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions. 24th ऑफ मार्च के न्यूज़पेपर से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो भी क्वेश्चंस वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च। तो 24 मार्च के दिन आपका वर्ल्ड टीबी डे हर साल मनाया जाता है। रिसेंटली हमने देखा था 21 मार्च से लगातार ही कॉन्जिक्यूटिवली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आ रहे हैं। 21 मार्च को था आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 मार्च को था वर्ल्ड वाटर्स डे। इसके अलावा 23 मार्च को था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और 24 मार्च को है आपका वर्ल्ड टीबी डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, लगातार आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिवली हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए। स्टार्टिंग के 3 डेज जो है 21, 22 और 23 तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता ही होना चाहिए। तो 24 मार्च को आपका टीबी डे बनाया जाता है। इसका एम है टीबी को इरेडिकेट करना बाय 2030। डब्ल्यूएचओ का टारगेट जो है वो है 2030 का, ग्लोबली टारगेट है 2030 का टू इरेडिकेट टीबी। और इंडिया का जो टारगेट है वो 5 ईयर्स अहेड है, 2025 इंडिया का टारगेट है टीबी इरेडिकेट करने का। और इसी से रिलेटेड एक समिट अभी ऑर्गेनाइज हो रही है वाराणसी में, वन वर्ल्ड टीबी समिट, जिसको एड्रेस करने वाले हैं आज के दिन पीएम मोदी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टीबी डे 2023? वर्ल्ड टीबी डे 2023 की थीम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यस, वी कैन एंड टीबी। वी कैन एंड टीबी इस साल की थीम है वर्ल्ड टीबी डे 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन का नाम क्या है? डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आते रहे हैं। इस साल भी क्लैट का एग्जाम जो था उसमें भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे डिसीज से रिलेटेड। तो इसका वैक्सीन का नाम क्या है टीबी का? ऑप्शन है ओपीवी, बीसीजी, डीपीटी और एमएमआर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के क्योर के लिए लगाई जाती है। ओपीवी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो डिसीज के लिए लगाई जाती है। डीपीटी आपकी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस के लिए। और एमएमआर रुबेला और मीजल्स और मम्प्स के लिए लगाई जाती है। रुबेला, मीजल्स एंड मम्प्स, इस डिसीज के लिए आपके लिए लगाई जाती है एमएमआर। डीपीटी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस के लिए। और ओपीवी पोलियो के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिले कैलमेट ग्यूरिन, जो कि इसके जो डिस्कवरर्स थे एल्बर्ट कैलमेट और कैमिल ग्यूरिन, इनके नाम पर रखा गया था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये डिसीज होती किससे है, टीबी होता किसके कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण ये होता है। बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ द डिसीज। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। और इसको डिस्कवरर कौन है? इस बैक्टीरिया का डिस्कवरर है आपका रॉबर्ट कोच। पहली बार रॉबर्ट कोच ने डिस्कवरी की थी आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। तो ये आपको याद रखना है कि वैक्सीन का नाम है बीसीजी और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और इसके डिस्कवरर हैं रॉबर्ट कोच। विच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, मेंटॉक्स टेस्ट, वाइडल टेस्ट और डॉट्स। इसका करेक्ट आंसर है मेंटॉक्स टेस्ट। मेंटॉक्स टेस्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग के लिए कंडक्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट आपके एड्स के लिए, एड्स की स्क्रीनिंग के लिए। वाइडल टेस्ट टाइफाइड की स्क्रीनिंग के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा डॉट्स जो है एक डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है। डब्ल्यूएचओ का प्रोग्राम है, टीबी के लिए ही ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये फुल फॉर्म है डॉट्स का, जो कि डब्ल्यूएचओ का एक प्रोग्राम है टू इरेडिकेट टीबी। टीबी के प्रभाव को कम करने के लिए डॉट्स जो है वो स्टार्ट किया गया था। डॉट्स एक प्रोग्राम है डब्ल्यूएचओ का जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही स्टार्ट किया गया था। और ये टारगेट जो है 2030 जो कि डब्ल्यूएचओ का टारगेट है और इंडिया का टारगेट 2025, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन द रिसेंट ईट राइट चैलेंज विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट? ईट राइट चैलेंज
की रिसेंटली रैंकिंग आई है, इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है? ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, कोयम्बतूर और मैसूर। इसका करेक्ट आंसर है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर जो है फर्स्ट पोजीशन पर आया है ईट राइट चैलेंज में। लास्ट ईयर इंदौर इसमें फर्स्ट पोजीशन पर आया था। इंदौर की इस साल रैंक जो हो गई है वो हो गई है 23rd रैंक है इस साल इंदौर की। फर्स्ट रैंक है कोयम्बतूर की। और भोपाल आपकी सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन पर है भोपाल और फर्स्ट पोजीशन पे है कोयम्बतूर इन दी ईट राइट चैलेंज। ईट राइट चैलेंज एक ऐसा प्रोग्राम है, ईट राइट मूवमेंट जिसे ईट राइट कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ये टू एंश्योर सेफ, हेल्दी, हाइजीनिक और सस्टेनेबल फूड फॉर ऑल इट्स पीपल। सभी लोगों को सेफ, हेल्दी और हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करने के लिए ईट राइट चैलेंज स्टार्ट किया गया था। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की भावना के साथ में ये स्टार्ट किया गया है कि हर स्टेट, हर सिटी जो है वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के साथ में काम करे और इसमें जो भी इंप्रूवमेंट्स है वो करे। जो भी सिटी है स्ट्रीट फूड में जो भी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, हाइजीन को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 9th टाइम रिसेंटली? एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल कॉन्जिक्यूटिवली 9 टाइम किसने जीता है? ऑप्शन है गीत सेठी, पंकज आडवाणी, अनुजा ठाकुर एंड ब्रिजेश दमानी। तो पंकज आडवाणी ने लगातार 9th टाइम एशियन बिलियर्ड्स का टाइटल जो है वो जीत लिया है और इन्होंने ब्रिजेश दमानी को हरा करके ये टाइटल जीता है। ये चैंपियनशिप हुई कहां पर थी? तो कतर में ये चैंपियनशिप कंडक्ट की गई है। कतर में ये टाइटल जो है कंडक्ट किया गया है, एशियन बिलियर्ड्स टाइटल, और पंकज आडवाणी ने 9th टाइम इन अ रो ये जीता है। Which state government will notify Thanthai Periyar Wildlife Sanctuary as 18th wildlife sanctuary in the state? थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई कर दिया गया है, किस स्टेट ने ये नोटिफाई किया है? ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाली है आपकी थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है कहां पर ये लोकेटेड है, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है और रिसेंटली 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बनने वाली है तमिलनाडु। Who has been appointed as the honorary officer in general division of the order of Australia? ऑप्शन हैं अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा और अमिताभ बच्चन। तो रतन टाटा को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द ऑनररी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टाइज हैं, बायोलेटरल टाइज हैं, उसमें कॉपरेशन को, रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए रतन टाटा को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, ऑनररी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है जनरल डिवीजन का ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। Which institution of India got placed in top 50 institutions for engineering in QS ranking 2023? 2023 की QS रैंकिंग में इंडिया के किस इंस्टीट्यूट को टॉप 50 इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली है? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की। इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो कि 48th पोजीशन मिली है इसको और दुनिया के टॉप 50 पोजीशन में इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली जिसको जगह मिली है और 48th पोजीशन पर ये रहा है। लास्ट ईयर 55th पोजीशन पर था आईआईटी दिल्ली, जिसने अपनी पोजीशन 7th पोजीशन से इंप्रूव कर करके 48th पोजीशन पर अब आ गया। यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 टुक प्लेस इन विच सिटी? यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस कहां पर कंडक्ट की गई है रिसेंटली? ऑप्शन है तजिकिस्तान, हेग, न्यूयॉर्क और पेरिस। यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में कंडक्ट की गई है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। और इसको होस्ट किसने किया है? तो ये को होस्ट की गई है, दो कंट्रीज ने मिलकर के इसको को होस्ट किया है, तजिकिस्तान एंड नेदरलैंड्स। तजिकिस्तान और नेदरलैंड्स ने मिलकर के इसको को होस्ट किया है यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 को और न्यूयॉर्क में कंडक्ट की गई है। Recently, which air land exercise between Indian Army and Indian Air Force conducted in the Eastern Theater? इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, एयर लैंड एक्सरसाइज थी। नाम क्या है इस एक्सरसाइज का? ऑप्शन है चेतक चौकस, युद्ध प्रहार, वायु प्रहार और कटलस एक्सप्रेस। इसका करेक्ट आंसर है वायु प्रहार। वायु प्रहार के नाम की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट की गई है और एयर लैंड एक्सरसाइज है ये। Which country has recently become official member of NDB? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन बन गया है? ऑफिशियल मेंबर बन गया है ये। ऑप्शन है अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा और इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है ऑफिशियली अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बन गया।
अनाउंसमेंट इसका दिसंबर 2021 में ही हो गया था। 2021 दिसंबर में इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि इजिप्ट जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर बनने वाला है। बट ऑफिशियल जो स्टेटमेंट अभी आया है वो रिसेंटली ही आया है कि इजिप्ट अब फाइनली ऑफिशियली मेंबर बन गया है एनडीबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर्स हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हुआ था 2014 में, एस्टेब्लिश हुआ था बाय ब्रिक्स मेंबर। ब्रिक्स मेंबर्स ने मिलकर के स्टार्ट किया था न्यू डेवलपमेंट बैंक टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो है उनको फंड करने के लिए न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था ब्रिक्स मेंबर के द्वारा। ब्रिक्स में कौन कौन आता है आपका? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये 5 मेंबर्स तो थे ही। तो क्वेश्चन है कि कितने टोटल मेंबर्स हैं एनडीबी में? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 मेंबर्स। 9 मेंबर्स हैं टोटल एनडीबी में। 5 तो ये ब्रिक मेंबर्स ही हैं, इसके अलावा एक हमने देखा अभी इजिप्ट, बांग्लादेश भी एनडीबी का मेंबर है, उरुग्वे और यूएई। ये सभी अनाउंसमेंट जो है वो 2021 में ही हुए। बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई का पहले अनाउंसमेंट किया गया था सितंबर में, उसके बाद इजिप्ट का अनाउंसमेंट दिसंबर 2021 में किया गया था और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो इसका आया है वो अभी मार्च 2023 में आया है। तो ये 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। ब्रिक्स मेंबर के अलावा कौन कौन मेंबर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए कि इजिप्ट, बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई इसके मेंबर्स हैं अदर देन ब्रिक मेंबर्स। Recently, bilateral maritime exercise Konkan conducted between India and which country? किस कंट्री के साथ में इंडिया ने कोंकण मैरिटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की है? अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूनाइटेड किंगडम और इंडियन नेवी के साथ में। यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल नेवी है और इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है अरेबियन सी में, कोंकण जिसका नाम है। Recently, central government launched which portal for quicker settlement of crop insurance claims? क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स के क्विकर सेटलमेंट के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शंस हैं डिजी श्योर, एंश्योर, डिजी क्रॉप और डिजी क्लेम। तो इसका करेक्ट आंसर है डिजी क्लेम। डिजी क्लेम नाम का एक पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है फॉर द क्विकर सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के द्वारा रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। है क्या ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल? तो इसमें इट प्रमोट्स टू कम्युनिकेट मैसेज एंशाइंड इन वेदास। वेदास के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, जो हमारे हिंदू वेदास है उसके बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए ये पोर्टल जो है वो स्टार्ट किया गया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल इसका नाम है। न्यू दिल्ली में ये इनॉग्रेट किया गया। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ नॉलेज? किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है उस इंस्टॉल करने का? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली अनाउंस किया है टू इंस्टॉल स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है भीमराव अंबेडकर की एक स्टैच्यू होने वाली है और ये 13th ऑफ अप्रैल को इंस्टॉल होने वाली है। तो 14th ऑफ अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी होती है बी आर अम्बेडकर की, भीमराव अंबेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 14th ऑफ अप्रैल को। 13th ऑफ अप्रैल को लतूर महाराष्ट्र में स्टैब्लिश होने वाली है, इंस्टॉल होने वाली है आपकी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज हैं जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है, सभी को पता है गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है जो कि लास्ट ईयर इनॉग्रेट की गई थी हैदराबाद में, संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू थी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैच्यू है जो कि एमपी में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। संत शंकराचार्य की ये स्टैच्यू है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी स्टैच्यू है। तो शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपकी अभी बनने वाली है लतूर महाराष्ट्र में बी आर अम्बेडकर की। रिसेंटली इन विच स्टेट मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट स्टार्टेड?
मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट किस स्टेट में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम में स्टार्ट किया गया है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए जो भी लोग कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करना, इससे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको टैकल कैसे किया जा सकता है उसको के बारे में अवेयर करने के लिए ये जो मिशन है वो स्टार्ट किया गया है, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली सूरत कोर्ट कन्विक्टेड राहुल गांधी इन द डिफेमेशन केस अंडर विच एक्ट ही मे बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पोजीशन। रिसेंटली हमने देखा कल कि राहुल गांधी जो है उनको डिफेमेशन केस के अंदर कन्विक्ट कर दिया है सूरत के कोर्ट ने। तो इस पे एक सवाल आता है कि क्या जो अभी पोजीशन है राहुल गांधी की, वो एमपी है, सांसद है फ्रॉम वायनाड, तो क्या इसकी जो पोजीशन पे इस पे भी खतरा आएगा, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो जी हाँ, वो हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 में मेंशन है कि यदि कोई पर्सन कन्विक्ट है किसी ऑफेंस में और वो इम्प्रिजन्ड है फॉर 2 और मोर देन 2 इयर्स, तो उसकी जो करंट पोजीशन है उससे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये कब तक चलने वाला है? तो 6 साल तक के लिए डिस्क्वालिफिकेशन चलेगा। बट इस चीज को रिवर्स किया जा सकता है यदि राहुल गांधी अपील कर देते हैं किसी हायर कोर्ट में और हायर कोर्ट स्टे लगा देता है, तो ये जो है डिसीजन इसको अभी स्टे किया जा सकता है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन है वो रिवर्स किया जा सकता है। बट यदि ऐसी ही सिचुएशन रहती है तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो अपनी करंट पोजीशन से, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उनकी करंट पोजीशन है। तो ये आपको याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और 1951 में ये आया था। उससे इसके रिलेटेड जो भी मेजर प्रोविजंस है ये आपको लीगल सब्जेक्ट में पढ़ाए जाएंगे। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड अ बिल टू बैन ऑनलाइन गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन कर दिया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया है रिसेंटली? तो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बिल का पास किया है जिसमें बैन कर दिया गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग को। ऑनलाइन गैम्बलिंग से रिसेंटली काफी डेथ्स देखने को मिली है, अप टू 41 प्लस डेथ्स जो है तमिलनाडु में देखने को मिली है। लोग गैम्बलिंग में पैसा हार रहे थे, इससे सुसाइड के केसेस देखने को मिले थे, इसलिए रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ऑनलाइन गैम्बलिंग। कल का क्वेश्चन था, इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या रैंक रहा था? तो 126 रैंक रहा था इंडिया का। फर्स्ट पोजीशन पर रहा था आपका फिनलैंड, और लास्ट पोजीशन पर रहा था 137 पोजीशन पर रहा था अफगानिस्तान। और इंडिया का रैंक रहा था 126। और इसको रिलीज कौन करता है? तो यूएनएसडीएसएन आपका रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूएनएसडीएसएन रिलीज करता है। कल के लिए क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी फॉर होमोसेक्सुअलिटी। ऑप्शन है रवांडा, युगांडा, केन्या और नाइजीरिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विदेज्ञ।